नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2017 का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का प्रश्न करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग 2015 और 2016 का कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का पहला प्रश्न दिया है, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका अधिक महत्व है, ये पूछा है। 4 स्टेटमेंट दिया है। इसमें पहला विकल्प दिया है कि सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, दूसरा विकल्प दिया है नल्लामला वन, तीसरा विकल्प दिया है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और चौथा विकल्प दिया है शेषाचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो पहला दिया है ना, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, यही सही है, क्योंकि सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है यह पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के बिलेबुंद इडोर जिले में है, और इडोर आपको पता है कि तमिलनाडु में है। ठीक है, यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार है। 2008 में इसको स्थापित किया गया था। तो और तीनों स्टेटमेंट के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है, वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जाति के व्यापार संबंधित विश्लेषण, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा, इन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये फौना एंड फ्लोरा के बारे में पीछे भी हम लोगों ने देखा है। तो आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, TRAFFIC संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के अंतर्गत एक ब्यूरो है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, जो टेरिफ था इसकी स्थापना 1976 में IUCN उत्तर जीविता आयोग के विशेष समूह के रूप में शुरू किया गया था। बाद में IUCN तथा WWF दोनों ने मिलकर सहयोग किया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है, TRAFFIC का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। बिल्कुल सही बात है। यही ध्यान में रखना है कि ऐसी ज़्यादा पोचिंग ना हो जाए ताकि पर्यावरण को नुकसान हो, मानव जाति को नुकसान हो और इन्वायरमेंट को नुकसान हो। तो हमारा दूसरा विकल्प सही है, तो हमारा हो जाएगा आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है, प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के संदर्भ में बायोपचारण तकनीकी के कौन से लाभ हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 2016 के प्रश्न पत्र में देखा था कि प्रदूषण में कौन कौन से गैस को शामिल किया गया है। दूसरा क्वेश्चन फिर प्रदूषण से आ गया, तो आप जान लीजिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसका पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट इसका दिया है कि यह प्रकृति में घटित होने वाले जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की एक तकनीकी है। तो बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के उपयोग के प्रयोग से बायोचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। ठीक है, तो किया जा सकता है लिखा है, इसलिए आप इसको करेक्ट मत कर दीजिएगा, इस तरह से नहीं होता। ठीक है, यह गलत ऑप्शन है। क्यों गलत है? क्योंकि बायो रेमिडिएशन द्वारा कम विषाक्त या गैर विषैले पदार्थ के प्रदूषण को तोड़ा जाता है। गैर निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे लेड, कैडमियम जैसे भारी धातुओं को पूरी तरह से उपचारित करना संभव नहीं है, और इसमें पूरी तरह से लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, तो हमारा यह विकल्प गलत हो जाएगा। अब दूसरा जहाँ जहाँ है उसको हम डिलीट करेंगे, तो हमारा विकल्प 2 खत्म हो जाएगा और हम 50-50 पर पहुँच जाएंगे। अब अगर हमारा तीसरा सही हुआ तो सी सही हो जाएगा, नहीं तो ए तो सही है ही। तो आइए तीसरा विकल्प देखते हैं। तीसरा विकल्प दिया है, जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला सही है और दूसरा गलत है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है, भारत में एक ऐसा स्थान है जहाँ यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्र तल तटीय से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आ जाता है, और जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चले जाते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है? तो इसका विकल्प सही हो जाएगा सी, चांदीपुर, क्योंकि यह उड़ीसा में स्थित चांदीपुर बीच है।
और इसे हाइड एंड सीक बीच भी कहते हैं। और यह अपनी अद्वितीय घटना के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन समुद्र का पानी 1 से 5 किलोमीटर तक समुद्र के अंदर पीछे हटता है और फिर समुद्र तल पर वापस लौट के चला आता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका संभावित परिणाम क्या हो सकता है। पहला स्टेटमेंट दिया है, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है, कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कवकीय संक्रमण रोकने में तितलियों का कोई भी योगदान नहीं होता। देखिए फॉर एग्जांपल, जब रोटी पर फंगस लग जाते हैं तो उसमें तितलियां क्या कर सकती हैं, उसमें उनका क्या योगदान होता है, तो ये विकल्प तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा जहाँ जहाँ हम डिलीट करेंगे, एक तो सही है, अगर हमारा तीसरा सही हुआ तो हमारा विकल्प सी होगा, नहीं तो विकल्प ए होगा। तो तीसरा स्टेटमेंट दिया है, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। ये स्टेटमेंट सही है, तो हमारा विकल्प हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कुछ शैवाल शैवाली आवास में भी रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो एक जहाँ जहाँ हम उसको डिलीट करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन बचेंगे। दूसरा दिया है, शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है भैया, दूसरा सही है। तीसरा देखते हैं, तीसरा दिया है, आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिक और सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, हमारा विकल्प हो जाएगा बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड के मनोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संभावित स्थान हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर कार्बन प्रच्छादन क्या होता है। तो देखिए, कार्बन प्रच्छादन उन प्रक्रियाओं का समूह होता है जिसका उपयोग कार्बन उत्सर्जन को कैप्चर करके उन्हें इस प्रकार भंडारित करना कि वो प्रकृति को नुकसान न पहुंचा सके। जैसे भूवैज्ञानिक प्रच्छादन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पुराने तेल कुएं तथा गैस भंडारों एवं गैर अलाभकारी कोयला खदानों में पंप कर दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा महासागरों में गहरे पानी में छोड़ा जा सकता है, जो आसपास के पानी के बदलाव और तापमान के कारण गहराई में रहेगा तथा समय के साथ पानी में घुल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन था। आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, प्रत्यक्ष एवं गैर लाभकारी कोयला संयंत्र, तो अभी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा दिया है, निशेष तेल एवं गैस भंडार, ठीक है, अभी देखा हम लोगों ने। तीसरा दिया है, भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह, अभी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा। ठीक है, तो हमारा तीनों विकल्प सही हो जाएगा, यानी विकल्प सही होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय संबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो भैया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आप ना घड़ियाल का कर सकते हैं, ना भारतीय जंगली गधे का कर सकते हैं, और ना ही जंगली भैंस का कर सकते हैं, तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा डी। देखिए, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है ना, इसके तहत कुछ उपद्रवी प्राणी हैं जिनका शिकार आप कर सकते हैं, जैसे कि चूहा हो गया, चमगादड़ हो गया, लेकिन इन सब का आप नहीं कर सकते जो विकल्प में दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 3 कथन इसमें दिए हैं और पूछा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट दिया है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है बताता हूँ। दरअसल हिमालय 13 राज्यों तथा 1 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। अगर अब की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 स्टेट हो गए,
तो अब तो ये बढ़ गया है। ठीक है, तो देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और पश्चिम बंगाल, इतनी जगह पर फैला हुआ है। अगर हम केवल पश्चिमी घाट की बात करें तो ये पश्चिमी घाट के 6 राज्यों जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा दिया है पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये 6 राज्यों में फैला हुआ है, 5 राज्यों में नहीं, नाम बताया मैंने। तीसरा दिया है पुलिकट झील, तो ये भारत के चिलिका झील के पश्चात खारे पानी का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। यह कोरोमंडल तट के आंध्र प्रदेश में 96% तथा तमिलनाडु में 4% की मध्य स्थित है। झील के पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य स्थित है तथा यहाँ हर साल फ्लेमिंग महोत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा, तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है। ठीक है, तो जैव ऑक्सीजन की बात कर रहा है तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि कुछ जलीय पारितंत्र से इसका संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट बी वाला ऑप्शन दिया है वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, ये भी गलत हो जाएगा, वन पारिस्थितिकी की बात कर रहा है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण के अमापन के लिए, ये स्टेटमेंट सही है। मैंने पहले कहा था कि इसका संबंध जलीय पारिस्थितिक तंत्र से होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। डी वाला ऑप्शन दिया है उच्च तुंगतर क्षेत्र में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आइए थोड़ा सा जैव ऑक्सीजन मांग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जैव ऑक्सीजन मांग जो है यह ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होता है। यदि जैव ऑक्सीजन मांग की मांग उच्च होती है तो इसका मतलब पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, हमारा विकल्प सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा। ठीक है, तो अगर आप घड़ियाल को सच्ची उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा चंबल नदी पे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी चंबल नदी। मगरमच्छ, घड़ियाल, कैमिंग्स और अन्य सरीसृप मगरमच्छ परिवार के ही होते हैं। चंबल इनका प्राकृतिक आवास है। अगर हम इनकी IUCN लिस्ट की बात करें तो ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 2 तरह के स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक तरफ लिखा है सामान्यतः प्रयुक्त पदार्थ और दूसरी तरफ लिखा है उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन। ठीक है, पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है लिपस्टिक, मतलब जो औरतें लगाती हैं उसको, लिपस्टिक में शीशा, बिल्कुल सही बात है। लिपस्टिक में शीशा के केस बहुत ज़्यादा मिल रहे थे बीच में, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का सही है। अब एक जहाँ जहाँ है उसको रखेंगे तो हमारा एक ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया है शीतल पेय, तो शीतल पेय में ब्रोमियत वनस्पति तेल, ये भी सही है। तीसरा दिया है चाइनीज फास्ट फूड, तो इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट तो मिलता है, सही बात है, तीनों सही है। ठीक है, तो हमारा विकल्प हो जाएगा डी। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो देखिए मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता है यह एक उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका अर्थ है कि यह तंत्रिका कोशिकाओं को इसके संकेत को रिले करने के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रोमिनेट वनस्पति तेल की तो यह कुछ शीतल पेय और फल स्वाद वाले पेय पदार्थों में घनत्व स्टेबलाइज के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक खाद्य योजक है। ब्रोमीन त्वचा और स्लेमा झिल्ली को परेशान कर सकता है और लंबे समय तक संपर्क में रहने से सिरदर्द, माइग्रेशन की बात कर रहा है, स्मृति हानि और बिगड़ा हुआ संतुलन या समन्वय जैसी तंत्रिका संबंधित लक्षण हो सकते हैं। एक शोध के अनुसार यह भी पाया गया है कि लिपस्टिक में सीसा और अन्य जहरीली धातुएं मिलती हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, सीसा के संपर्क में आने से कई स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं जुड़ी हुई हैं। सीखने, भाषा और व्यवहार संबंधित समस्याएं पुरुषों और महिलाओं
दोनों में प्रजनन संबंधित समस्याएं भी आ जाती हैं। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है और विकल्प सही हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है MSTRLPES शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं यम स्ट्रिप्स। तो इसका जो मुख्य काम होता है ये बाघों के रखरखाव के लिए होता है। उनके गले में बांध दिया जाता है ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके कि वो कहाँ पर भरण कर रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्यजीव अधिनियम 1972 की सूची के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका निहितार्थ क्या होगा, मतलब इसका मतलब क्या होगा। तो इसमें पहला दिया है इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होगा जैसा कि बाघ को है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। अब क्यों सही है यह भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है इसकी अनुसूची 1 में उन लुप्त प्राय प्राणियों को शामिल किया गया है जिन्हें सर्वाधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। अब इसके तहत शामिल जो प्राणियों को अवैध शिकार, हत्या, व्यापार से सुरक्षा उन्हें प्रदान करी जाती है। इस सूची के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाता है और इस सूची के तहत शामिल प्रजातियों का पूरे भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध है, सिवाय ऐसी स्थिति में जब वे मानव के लिए खतरा हो। देखिए कहीं कहीं चीता ये सब मानव के लिए बाघ खतरा हो जाते हैं तो उन्हें कभी कभी मारना भी पड़ता है। तो मानव पर जब खतरा आएगा तब वो कोई एक्शन ले सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, कछुए भी अनुसूची 1 में आते हैं इसलिए उन्हें भी वही संरक्षण मिलेगा जो कि बाघ को मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम यूपीएससी 2017 का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का सारा प्रश्न हम लोगों ने कर लिया। तो अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।